हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग जीएस जीके का एक सीरीज देख रहे हैं। इसमें हमारी सामान्य जानकारी के सभी सब्जेक्ट से सभी टॉपिक के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आपका लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम आ चुका है रेलवे का, उसके लिए भी आपका, उसके अलावा पुलिस के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप लोगों ने पिछली सीरीज़ को नहीं देखा है या फिर पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, यानी समानांतर जो अर्थव्यवस्था है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जो समानांतर अर्थव्यवस्था होता है वह एक काला धन का रूप होता है। अब यह कैसे होता है? जब भी समानांतर अर्थव्यवस्था को किसी देश में छिपी अर्थव्यवस्था माना जाता है, जैसे आप कोई ट्रस्ट है या कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्या हो रहा है, व्यावसायिक संस्थाएं अपनी वास्तविक आय नहीं दिखा रही हैं, वो अपने आय को छिपा रहे हैं या किसी तरीके से उसे रिवील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या होता है, तब इस अर्थव्यवस्था का जन्म होता है और समानांतर अर्थव्यवस्था के परिचालित जो काला धन होता है, ठीक है, काला धन या बेहिसाब धन हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। आज जो एजुकेशनल ट्रस्ट हैं, एनजीओ वगैरह हैं, अगर यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो इनका धन है उसका कैलकुलेशन नहीं होता है या फिर ये क्या करते हैं, अपनी वास्तविक आय को नहीं दिखाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक काला धन के रूप में मान लिया जाता है। ठीक है, काला धन को हटाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी भी किया था, लेकिन हालांकि वहाँ से कुछ हमें उतना मिला नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, समानांतर अर्थव्यवस्था के उभरते हुए कारण क्या हो सकते हैं, उसका कर अनुमान, कर अनुपालन या फिर कर वंचन। तो देखिए, जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उसका कर वंचन कोई भी नहीं होता है। उस काले धन का टैक्स आपका कोई नहीं देता है, क्योंकि वो काला धन तो सरकार की नज़र में है ही नहीं, या फिर जो रखा है उसको तो पता है कि किसी को पता ही नहीं है, तो उस पर क्या होता है, वो टैक्स नहीं देता है। ठीक है, जब भी आप आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या न ही आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए समाज की वर्तमान तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये समानांतर अर्थव्यवस्था कर से वंचित रह जाते हैं, इन पर कोई भी कर लगाया नहीं जा पाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद दिया है, सरकार ने नरेगा स्कीम का नाम बदल दिया है, इस स्कीम से जुड़ा हुआ नाम क्या रखा है। तो नरेगा स्कीम के बारे में पता होगा कि गांव में क्या है, नरेगा के तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, तो इस रोजगार का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम, नरेगा का जो नाम बदला गया, तो नरेगा का नाम रखा गया महात्मा गांधी। ठीक है, क्या रखा गया, महात्मा गांधी का नाम रखा गया। इसमें आपका गांधी लिखा हुआ है, महात्मा गांधी के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, तो अब इसे क्या कहा जाता है, मनरेगा कहा जाता है। नरेगा को अब क्या कहा जाता है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कहा जाता है। ठीक है, अब इसे नरेगा से बदल करके क्या कहा जाता है, मनरेगा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक संरचना में आपका सुदृढ़ करना। ठीक है, तो जवाहर जो रोजगार योजना चलाया गया था उनका उद्देश्य ये तीनों था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, उनका योजना जो था उनके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव में जो बेरोजगार युवा हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना उनका मेन एम था। उसके साथ साथ जो भी बेरोजगार व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी एज के हों, उनको भी रोजगार का अवसर पैदा करना या ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का जो सुदृढ़ करना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है कहाँ से, ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है या फिर जिला कलेक्टरों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा या फिर केंद्रीय सरकार द्वारा। तो जो जवाहर रोजगार योजना था ये आपका केंद्रीय सरकार द्वारा स्वचालित किया जाता है। ठीक है, इसका जो जिम्मा है पूरा केंद्र सरकार देखता है, केंद्र सरकार के तहत इसमें सभी कार्य कराए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो रोजगार को देना होता है, रोजगार पैदा करना, युवाओं को उसमें जोड़ना, ये सभी काम अपना केंद्र सरकार देखती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है आपका, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनाज की प्रति परिवार मात्रा हाल में ही कितनी निश्चित की गई है।
तो जो आप देखे होंगे कि जो आपका लाल कार्ड सफ़ेद कार्ड गांव में बना हुआ है, वो उस गरीबी रेखा के नीचे कार्ड को ले जा करके आप वहां से जो अनाज आपको मिलता है सरकार की तरफ से, वो प्रति परिवार हाल में ही कितना निश्चित किया गया है, आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है। तो हाल में ही 2 अक्टूबर 2000, सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो अन्नपूर्णा योजना है इसका शुरुआत कहाँ हुआ था। इसका शुरुआत 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 2000 को हुआ था। इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका जो आपका अन्नपूर्णा योजना है 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद में शुरू किया गया था। इसके बाद इसके तहत लगभग 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ जो नागरिक आते थे उनको पहले दिया जाता था। लेकिन जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन, जिनको वृद्धा पेंशन या योजना के पात्र हैं किंतु पेंशन नहीं मिल रहे हैं, इस योजना के तहत क्या था, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलो उन्हें जो आपका अनाज था वो मिलता था। लेकिन अब इसे बढ़ा करके 35 किलो कर दिया गया। कितना कर दिया गया? इसे बढ़ा करके 35 किलो कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई। तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई आपका जवाहर रोजगार योजना। इसमें क्या था कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था एनआरईपी तथा ग्रामीण जो भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम था उसको एक साथ मिलाकर 1 अप्रैल 1989 को, कब? 1 अप्रैल 1989 को इनको मिला करके एक जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के लगभग ये अंत में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसमें इनका मेन एम क्या था कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देना और रोजगार उत्पन्न करना, मतलब रोजगार के जरिए उत्पन्न करना, व्यवसाय के जरिए उत्पन्न करना और लोगों को जागरूक करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है। ठीक है, तो इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है? इसमें है लोक भागीदारी। ठीक है, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद 31 मार्च 1952 को जो समुदाय परियोजना प्रशासन के रूप में एक संगठन की योजना आयोग के अधीन स्थापित की गई, जिसका आपका सामुदायिक विकास आपका लोक भागीदारी के द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन आपका 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। इसका उद्घाटन आपका 2 अक्टूबर 1952 को, किसका? सामुदायिक विकास का। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है नरेगा योजना को खर्च जो केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन करना होता है। ठीक है, तो जो नरेगा योजना का खर्च होता है वह आपका केंद्र सरकार आपका 90% देता है और राज्य सरकार उसमें 10% देता है। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा ये कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2005 में योजना ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत आपका जो केंद्र सरकार है 90% खर्च केंद्र सरकार उठाता है, 10% खर्च आपका राज्य सरकार उठाता है। ठीक है, और इसका 2009 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, MNREGA, इसका महात्मा गांधी के नाम पे करके इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, चलिए तो ये भी पूछ सकता है कि नरेगा का नाम कब बदल के मनरेगा किया गया, तो ये 2009 में किया गया। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया? महात्मा गांधी के नाम पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो यह आपके ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कौशल विकास से है। ठीक है, जो आपका आता है अंत्योदय योजना, ये आपके ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कौशल विकास से संबंधित है। इसकी जो एक तरीके से देख सकते हैं, ग्रामीण में जो गरीबी कम करने के लिए 25 सितंबर 2014 को, कब? 25 सितंबर 2014 को गरीबी कम करने के लिए, ठीक है, गरीबी कम करने के लिए 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आरंभ की गई। और इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था अगले 3 वर्ष में यानी 2017 तक, इनका एक मुख्य एम था कि 2017 तक ये करना चाहते थे कि जो 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देना था। ठीक है, ये 2014 से 2017 तक 3 साल का योजना बनाए थे, जिसमें ये 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था। तो ये अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य आपका क्या था, गरीबों में सबसे गरीब लोगों को सहायता करना था। गरीबों में भी जैसे जो बिल्कुल मिडिल क्लास नहीं, लो क्लास के हैं, जो डेली अपना खाना का भी कमाई नहीं कर पाते हैं, खाने के लिए भी वो कमाई नहीं कर पाते हैं, वो डेली काम करके वो खाते हैं, तो उनके लिए क्या था, उनको सहायता करने के लिए आपका ये अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य था। ठीक है, इस योजना को भारत सरकार 25 सितंबर 2000 को शुरू किया था और इसे सर्वप्रथम भारत के राजस्थान राज्य में किया गया था। सबसे पहले कब शुरुआत किया गया, तो 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया। सबसे पहले कहां पे शुरू किया गया, तो राजस्थान में। ये कहां पे आपका शुरू किया गया, राजस्थान में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है। ठीक है, तो ये आपके ग्राम सभा करते हैं। जो मनरेगा के अंतर्गत प्रारंभिक चरण के लिए गतिविधियों का जो दायित्व होता है अपने ऊपर लेने और ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की कार्यवाही में मदद करने हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाता है और यह ग्राम प्रधान द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना। यह किस योजना के तहत या किस अभियान के तहत आया था, तो ये आपका आया था ग्राम उदय भारत के उदय अभियान से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान जो था इसकी शुरुआत आपका अप्रैल 2016 में किया गया था। अप्रैल 2016 में इसका शुरुआत किया गया था और प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, मोदी जी द्वारा यह किया गया था। इसमें इस अभियान का जो मेन उद्देश्य था गांव में मध्य जो सामाजिक सद्भाव में वृद्धि का प्रयास करना था और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, इसमें इन्होंने मेक इन इंडिया को भी काफ़ी तवज्जो दी थी और उस पर बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री द्वारा कौन से मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है, तो किसको दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अभी भी आप देख रहे होंगे तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को जिसके यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन नहीं है उनको एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कराना और गरीबी रेखा से नीचे जो भी वर्ग के लोग आते हैं उनको एलपीजी प्रोवाइड कराना। ठीक है, यही इनका मेन उद्देश्य था। ये आपका आता है पीएमयूजेड, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जिसे बीपीएल जो भी रह गए हैं उनको बीपीएल उनको बीपीएल प्रोवाइड कराना। ठीक है, यह उपलब्ध कराने के लिए 1 मई 2016 को इसको आपका 1 मई 2016 को इन्होंने एक फंडिंग पास की थी, लगभग आपका 8000 करोड़। ठीक है, ये 8000 करोड़ का एक फंड इन्होंने पास किया था जिसमें क्या था आपका पूरा का पूरा क्या था गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगाया गया था जिससे गरीबों को गैस प्रदान कराना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब जो लोग थे उनकी सहायता करना, यानी जो अपना डेली बेसिस पे लाइफ जी रहे हैं, डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो उन लोगों को क्या था उनको एक सपोर्ट करना, एक तरीके से जो भी उनका लाखों सर्वाधिक गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले भोजन उपलब्ध कराते थे, मतलब वो सुबह शाम उनको क्या कराते थे भोजन उपलब्ध कराना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबों और जरूरतमंदों की जो बुनियादी रसद प्रदान करना, जिनके पास कपड़ा तक नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, उनको बुनियादी चीजें प्राप्त कराना। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को ये शुरुआत किया गया था आपका एनडीए सरकार द्वारा। ठीक है, यह कब शुरुआत किया गया था, 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत किया गया था एनडीए गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, एनडीए की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है ये आपकी वित्तीय सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, वित्तीय सेवाओं से। इसमें क्या है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय सेवाओं के लिए
राष्ट्रीय मिशन है जिसे बैंकिंग और जमा खातों या फिर क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि के लिए लॉन्च किया गया है। ये आपका लॉन्च किया गया था 2014 में, वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया। इसमें क्या था कि जन धन खाते के तहत दिए जा रहे लाभों में पात्रता की पूर्ति के आधार पर जमा पर ब्याज या फिर जो आकस्मिक बीमा कवर 1 लाख रुपए का बीमा और 30,000 रुपये उसमें शामिल थे। ठीक है, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने जन धन योजना के तहत एक खाता खुलवाया था, जीरो अकाउंट बैलेंस। ठीक है, जीरो अकाउंट बैलेंस सभी गरीब वर्ग के लोगों का खुलवाया गया था, जिसमें बाद में क्या किया गया है, 1 लाख रुपए का उसमें बीमा कराया गया है, जिसमें आपका 1,30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए का जीवन बीमा शामिल किया गया है। ठीक है, और उसी में प्रधानमंत्री जन धन की योजना के तहत उसमें गरीबों को मदद के लिए पैसे आपके दिए जाते हैं। कोरोना काल में भी हालांकि 2-2 हज़ार करके उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे आ रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कर है जिसकी भागीदारी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ नहीं की जाती है। तो इसमें जो संपदा कर होता है, ठीक है, संपदा कर में जो होता है भागीदारी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। वर्ष 2015-16 तक था, लेकिन 2015-16 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कब समाप्त किया गया था? वर्ष 2015-16 के समय में इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका मूल्य वर्धित या फिर वैट के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारे निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी, ये आपका वैट के बारे में बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उन करों या शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका आता है आयकर पर अधिकार। ठीक है, जो आयकर पर अधिभार होता है, इसमें क्या होता है, आयकर पर अधिभार यानी जो केंद्र सरकार की कर है वह अधिभार का अर्थ होता है। जो अतिरिक्त कर होते हैं वो आयकर कर पर अधिभार एवं अन्य शेष केंद्र सरकार के खेत में जो खाते में चले जाते हैं। इससे राज्यों को हिस्सा एक भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो ये कैसा है, सेवा कर। ठीक है, सेवा कर जो है वह राज्यों को सौंपा नहीं जा सकता, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर के उपरांत भारतीय संसद ने सेवा पर कानून में संशोधन कर इससे राज्यों के हिस्से का प्रावधान हटा दिया है। इसीलिए इसका जो आपका केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए गए यह आपका सेवा कर जो होता है यह आपके राज्य सरकार को नहीं सौंपा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए डेली इसी तरह लेखपाल के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो लेकर आते रहेंगे। आपका एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपके लेखपाल में आपका जो CCC का सर्टिफिकेट है अब वो ज़रूरी नहीं है। आपका जो PET एग्ज़ाम हुआ है उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।